हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित प्रवक्ता चयन परीक्षा 2003 को आज हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी। तो पाषाण युगीन जो मानव को आग की जानकारी हुई थी वो हुई थी नवपाषाण काल में। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पाषाण कालीन मानव को सर्वप्रथम अग्नि की जानकारी जो है नवपाषाण काल में हुई थी, जब पत्थर से टकरा कर उसने अग्नि प्रज्वलित करना सीखा था, जिससे उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया और अग्नि के उपयोग से उसे अब भुना हुआ मांस मिलने लगा तथा खाने के लिए पका हुआ भोजन मिलने लगा और अग्नि के द्वारा प्रकाश का भी काम लिया जाता था। अगला हमारा हैंड एक्स, ठीक है। हैंड एक्स, क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? तो हैंड एक्स का संबंध आपका निम्न पुरा पाषाण काल से हो जाएगा, ये कि सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कुल्हाड़ी या फिर हस्त कुठार, ठीक है, इन्हीं को हैंड एक्स कहा गया है। विदारणी, क्लेवर और गंडासा यानी खंडक आदि उपकरण निम्न पुरापाषाण कालीन परंपरा के परिचायक हैं और निम्न पुरापाषाण युग के अधिसंख्य स्थल सिंधु नदी की सहायक नदी सोहन नदी घाटी से मिले हैं। अगला हमारा, वह सैंधवपुरा स्थल जहां झुकर झांकर संस्कृति विकसित हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है टीजीटी पीजीटी दोनों में। तो वह सैंधवपुरा स्थल जहां झुकर और झांकर संस्कृति विकसित हुई थी वो है आपका चुन्नू दड़ो, यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सैंधवपुरा स्थल चुन्नू दड़ो मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित इस स्थल की खोज 1934 ईस्वी में एनजी मजूमदार ने की थी तथा 1943 में मैके द्वारा यहाँ उत्खनन कराया गया था और इसमें झुकर झाकर संस्कृति जो है विकसित हुई थी और झुकर झाकर संस्कृति का विकास सैंधव संस्कृति के बाद हुआ था। चुन्नू दड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं और मिट्टी की पकी हुई पाइपनुमा नालियों का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधवपुरा स्थल खोजे गए थे? तो स्वतंत्रता के उपरांत तो भारत के किस प्रांत से बात कर रहा है? तो इसमें गुजरात प्रांत यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्वतंत्रता के उपरांत भारत के गुजरात राज्य से सर्वाधिक सैंधवपुरा स्थल खोजे गए थे। अगला है हमारा, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। तो सिंधु घाटी है जो उसकी लिपि प्राप्त होती है वो होती है मोहरों से, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है और सिंधु घाटी की उपत्यका में लगभग 100 से भी अधिक स्थलों में उत्खनन से प्राप्त 2000 मोहरें मिली हैं, जिन पर मानव, मछली, पशु तथा पेड़ पौधों की आकृतियों के साथ साथ लिपि संकेत भी उत्कीर्ण हैं। धातव्य है कि सिंधु लिपि में 64 मूलभूत चिन्ह हैं। उत्तरी हड़प्पा काल की लिपि के 25 चिन्ह भी इन्हीं 64 चिन्हों में सम्मिलित हैं और परवर्ती हड़प्पाकालीन लिपियों में एकांतर रेखा लगाना बंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? तो ऋग्वैदिक संहिता की बात करें तो वह सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऋग्वेद संहिता की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। धातव्य है कि आर्य लोग भारत में सर्वप्रथम जहां बसे वह सारा प्रदेश जो है सप्त सिंधु के नाम से जाना गया और सप्त सैंधव प्रदेश की निम्न 7 नदियों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है और सिंधु, सरस्वती, सतुद्री या सतलज, बिपाशा या फिर व्यास नदी, परसुणी या रावी नदी, बिस्तता या झेलम तथा अस्किनी जो है अस्किनी को चिनाब बोलते हैं। इसके अतिरिक्त कतिपय अन्य नदियों का भी उल्लेख मिलता है। अगला है हमारा, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो छांदोग्य जो उपनिषद है इसका संबंध आपका सामवेद से हो जाएगा, यानी तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी छांदोग्य उपनिषद तथा कठोपनिषद का संबंध सामवेद संहिता से है और प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडक्योपनिषद का संबंध भी अथर्ववेद संहिता से है तथा ऐतरेय उपनिषद का संबंध आपका ऋग्वेद संहिता से है। अगला है हमारा, उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय रहा है। तो उपनिषदों का जो प्रतिपाद्य विषय रहा है वो रहा है आपका दार्शनिक विवेचन, यानी उपनिषदों का जो प्रतिपाद्य विषय, ठीक है, उपनिषदों का जो प्रतिपाद्य किया जाता है किस में किया जाता है? दार्शनिकों के माध्यम से।
यानी सबसे अंत में लिखे जाने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञानमार्गी रचनाएं हैं। इनका मुख्य विषय जो है ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन यानी दार्शनिक विवेचनाएं करना है। और भारत का राष्ट्रीय आदर्श जो है सत्यमेव जयते, वो मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। अगला हमारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलन में निम्न में से कौन सा आचार्य जो है नितांत भौतिकवादी था? तो नितांत भौतिकवादी जो आचार्य थे वो थे अजीत केस कम्बलिन। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अजीत केस कम्बलिन उच्छेदवादी, ठीक है, निहिलिस्ट थे। इनका मत था कि मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, इसीलिए वर्तमान जीवन को लक्ष्य बनाकर सुखपूर्वक जीवन यापन करने की शिक्षा दी। पूरन कश्यप अक्रियावादी थे अथवा अकर्म के प्रचारक थे। इनके अनुसार अच्छे या बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता। पशु धक्चायन नियतिवादी थे। इन्होंने 7 तत्वों को नित्य बताया, जैसे पृथ्वी हो गया, जल, अग्नि, वायु, सुख और दुख और आत्मा। मक्खली घोषाल ने आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित किया था और इनके मत को नियतिवादी या फिर भाग्यवादी कहा जाता है। यानी ये लोग भाग्य के अनुसार जीते हैं, कर्म को प्रधानता नहीं देते, भाग्य को देते हैं आजीवक संप्रदाय वाले। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर माने जाते हैं। तो जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर हुए थे। 24वें महावीर स्वामी थे और 23वें की बात करें वो थे पार्श्वनाथ। ठीक है, दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैन मत के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक और महान उपदेशक जो है वर्धमान महावीर के पूर्व 23 और उपदेशक हुए जो तीर्थंकर कहलाते थे, जिसमें प्रथम ऋषभदेव या आदिनाथ और 23वें पार्श्वनाथ थे। अगला हमारा, गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कहाँ के राजा थे? तो गौतम बुद्ध के पिता जो शुद्धोधन थे वो थे आपके कपिलवस्तु के शाक्य गण के राजा। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य कुल के क्षत्रिय वंशीय राजा थे। धातव्य है कि राजा शुद्धोधन के यहाँ 563 ईसा पूर्व में, ठीक है, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन से ही उनकी माता महामाया कोलीय गणराज्य का देहांत हो जाने के कारण उनकी मौसी, ठीक है, महाप्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया था। अगला हमारा, बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। तो बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगीत का जो आयोजन हुआ था वह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, कश्मीर के कुंडलवन में, और उसकी अध्यक्षता जो की थी वसुमित्र के द्वारा की गई थी। यानी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगीति कुषाण वंशीय शासक कनिष्क के समय प्रथम शताब्दी ईसा में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और इस बौद्ध संगीत के अध्यक्ष वसुमित्र थे तथा उपाध्यक्ष जो है अश्वघोष थे। अगला हमारा, नवधा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है? तो नवधा भक्ति जो संकल्पना है उसका अर्थ है वैष्णव धर्म से। दूसरा इसका राइट हो जाएगा। नवधा भक्ति की संकल्पना वैष्णव धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है जिसमें ईश्वर की आराधना 9 प्रकार की भक्ति द्वारा की जाती है, जिसमें प्रमुख भक्ति है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, सांख्य भाव या फिर आत्मनिवेदन। धातव्य है कि भागवत धर्म को ही वैष्णव धर्म के रूप में जाना जाता है और इस धर्म के प्रवर्तक वृष्णि कबीले के नेता कृष्ण थे जो मथुरा के राजा थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, शैव धर्म में शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप यानी अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में हुआ? तो अर्धनारीश्वर की जो संकल्पना हुई थी गुप्त युग, यानी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं शैव धर्म में शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना गुप्त युग में हुआ था और गुप्त काल में ही त्रिमूर्ति पूजा आरंभ हुई थी, जिसके अंतर्गत ब्रह्मा यानी जनक का मतलब है ब्रह्मा यानी जन्म देने वाले। अगला है विष्णु यानी पालक जिन्होंने पालन पोषण किया, और अंत में महेश या शिव और जो इन्होंने अंत किया, इस पृथ्वी का विनाश किया यानी संहारक की पूजा की जाती थी। और कालिदास के महाकाव्य कुमार संभव में शिव और शक्ति के सम्मिलित स्वरूप को ही अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। अगला हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। जनपद और राजधानी दी गई है तो इसे देख लेते हैं। क्रूर जनपद की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र में, इसका जो है इंद्रप्रस्थ में।
कुरु जो जनपद था इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ए का 4th हो जाएगा। कौशल की राजधानी आपकी अयोध्या में थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और मगध की राजधानी राजगृह में थी। आप देख सकते हैं कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कौशल की राजधानी अयोध्या, वत्स की राजधानी कौशाम्बी तथा मगध की राजधानी राजगृह। अगला हमारा प्राचीन भारत में सैंड्रकोट्स नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक था। तो प्राचीन भारत में जो सैंड्रकोट्स के नाम से जाना जाने वाला शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईसा पूर्व को सैंड्रकोट्स के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रैबो तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रकोटस, एजियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस या फिर निरियाकस ने सैंड्रोकोट्स कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अगला हमारा इंडिका नामक यूनानी ग्रंथ का लेखक था। तो इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्षों तक रहा था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज व संस्कृति के बारे में लिखा है, लेकिन यह ग्रंथ अपने मूल रूप में न प्राप्त होकर केवल उत्तरकालीन यूनानी लेखकों के उद्धरणों के रूप में उपलब्ध होता है। अगला है अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो कलिंग विजय का उल्लेख उसका 13वें शिलालेख में मिलता है, यानी तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अशोक के 13वें शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए थे और लगभग 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए थे। फलतः सम्राट अशोक ने शस्त्र त्याग की घोषणा 13वें शिलालेख के अनुसार कर दी थी। अर्थात यहाँ से अशोक जो है हिंसा को त्याग देते हैं, ठीक है। अहिंसा रक्त को देखकर अहिंसावादी हो जाते हैं और बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। अगला है मौर्य काल में राजकीय मुद्रा को कहा जाता है। तो मौर्य काल में जो राजकीय मुद्रा थी उसको कहा जाता था पण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मौर्य काल की राजकीय मुद्रा पण थी। यह 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का था और राजकीय कार्य व अधिकारियों के वेतन आदि के लिए इसी मुद्रा का प्रयोग होता था। धातव्य है कि कौटिल्य ने प्रमुख रूप से 2 सिक्कों का उल्लेख किया है। पहला पण है, दूसरा मासक है। और पण चांदी का तथा मासक तांबे का होता था। अगला हमारा निम्न में से कौन मौर्य शासक आजीवक मत का समर्थक था? तो आजीवक मत को मानने वाला जो था वो दशरथ था, ठीक है। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य शासक दशरथ आजीवक मत का उपासक था। दशरथ कुणाल का पुत्र था और दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए 3 गुफाएं निर्मित कराई थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है बृहद्रथ को माना जाता है। अगला है दक्षिण भारत में आयोजित तीसरे संगम की अध्यक्षता करने वाले तमिल विद्वान थे। तो दक्षिण भारत में आयोजित तीसरे संगम की अध्यक्षता करने वाले जो तमिल विद्वान थे वो थे नक्कीरर। तीसरा राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं दक्षिण भारत में आयोजित तीसरे संगम का स्थल जो है उत्तरी मधुरा था तथा इसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। अगला हमारा निम्न में से किस ग्रंथ में यूनानी आक्रमण का उल्लेख है तथा यह भी पता चलता है कि यूनानी पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गार्गी संहिता में। दूसरा इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ज्योतिष शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक गार्गी संहिता में यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि यवन क्रूर होते हुए भी ज्योतिष ज्ञान के कारण पूजनीय हैं। इस ग्रंथ से पता चलता है कि यवन जो है साकेत, पांचाल, मथुरा को जीतते हुए कुसुम ध्वज यानी पाटलिपुत्र तक जा पहुंचे थे। अगला है किस शासक के शासनकाल में सेंट थॉमस नामक ईसाई भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? गोंदो फर्नीज के शासनकाल में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यानी पहलव यानी पार्थियन ने ईसा की प्रथम शताब्दी में पश्चिमोत्तर भारत के एक छोटे से भाग पर अपनी सत्ता स्थापित की। इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा गोंडो फर्नीज था। यह माना जाता है कि संभवतः उसी के शासनकाल में सेंट थॉमस यानी थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। अगला है गाथा सप्तशती नामक प्राकृत साहित्य का लेखक राजा था। तो गाथा सप्तशती जो लिखी थी वो लिखी थी हॉल ने
तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं गाथा सप्तशती जो है प्राकृत भाषा में लिखी गई थी और सातवाहन शासक हॉल की रचना है। दातव्य है कि आंध्र, गोदावरी और कृष्ण नदियों की घाटी में सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली थी। यानी सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक हो जाएंगे। यह राजवंश आंध्र वंश या सातवाहन वंश के नाम से विख्यात हुआ था। तो आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा, चीन के शासक को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक था। तो चीन के शासक को पराजित करने वाला जो प्रथम भारतीय शासक था वो था कनिष्क। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कनिष्क का चीन के शासक पांचाओं से युद्ध हुआ, जिसमें पहली बार कनिष्क की हार हुई, परंतु दोबारा वह विजयी हुआ। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।